गुड मॉर्निंग क्लास 9th बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका में चैप्टर मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग हिंदी की जानी मानी साहित्यकार हैं और कथाकार के रूप में विख्यात हैं। तो इनका ये चैप्टर है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें से तात्पर्य है इनका कि जिन महिलाओं ने इनके जीवन को प्रभावित किया, इनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया, उनके बारे में इन्होंने लिखा है इस चैप्टर में। ये इनकी जो आत्मकथा है उसका ही एक पार्ट है जो यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। इजहार यानी कभी उनको ये नहीं बताया, उन पर जाहिर नहीं किया कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो इस पहले पैराग्राफ में हमें क्या पता चला, उन्होंने सबसे पहले अपनी नानी का जिक्र किया है। किसने? मृदुला गर्ग ने अपनी नानी के बारे में बताया है कि उनकी नानी की मृत्यु जो थी वो उनकी माँ की शादी के पहले हो गई थी। तो जाहिर है उन्होंने अपनी नानी को देखा नहीं था, लेकिन नानी के बारे में अपनी माँ से जो सुना था उनसे वो बहुत अधिक प्रभावित थी, उन बातों से बहुत अधिक प्रभावित थी जो उनकी माँ ने उनकी नानी के बारे में बताया था। तो उनकी माँ ने जो उन्हें बताया था उनसे उन्हें पता चला कि उनके नाना जो थे वो शादी के तुरंत बाद अपनी पत्नी को छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे, अर्थात इंग्लैंड चले गए थे। उस समय जो लोग इंग्लैंड जाते थे बैरिस्ट्री पढ़ने अर्थात कानून की पढ़ाई करने, तो जो इंग्लैंड का कानून था, इंग्लैंड का जो संविधान था, जिसको कंठस्थ हो जाता था, जिसको पूरा याद हो जाता था, उसको बैरिस्ट्री की डिग्री दी जाती थी। तो लेखिका के जो नाना थे वो भी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए लंदन गए थे और वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री जब वे लेकर लौटे तो पूरी तरह से अंग्रेज बन चुके थे। अंग्रेज बनने से उनका तात्पर्य है कि विदेशी रंग ढंग में रंग चुके थे, यानी उनका रहन सहन सब कुछ अंग्रेजों जैसा हो गया था। और उनकी पत्नी जो थी वो कैसी थी? अनपढ़ महिला थी। तो दोनों ने अपनी अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी को जिया। जो नानी थी वो अपने ढंग से भारतीय महिलाओं की तरह अपना जीवन जीती रहीं और नाना जो थे वो पूरी तरह से अंग्रेज बनकर जीते रहे। नानी ने कभी भी अपने पति के सामने ना तो ये कहा कि उन्हें उनका इस तरह से रहना पसंद नहीं है और ना ही उन्होंने अपने जीवन पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुँह खोल कर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। क्या किया? जब जो नानी थी वो जीवन भर उन्होंने नाना से कभी कुछ नहीं मांगा, कभी भी अपनी पसंद नापसंद उनको नहीं बताई। वो अपनी तरह से जीवन जीते रहे और नानी अपनी तरह से। लेकिन कम उम्र में ही किसी बीमारी के कारण जब वो मौत के करीब आ गईं, उन्हें लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब मेरी मौत जो है वो निश्चित है। तो उस समय उन्हें उनकी जो 15 वर्षीय बेटी थी, जो लेखिका की माँ थी, उनकी शादी की फिक्र ने डराया। तो उन्होंने क्या किया, अपने पति से पहली बार ये कहा कि वो उनके दोस्त यानी उनके अपने पति के दोस्त प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती हैं। और प्यारेलाल शर्मा जी जो थे वो उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे। तो सभी लोग दंग हैरान परेशान यानी आश्चर्यचकित रह गए कि जिस औरत ने कभी भी अपने पति से भी मुंह खोलकर बात नहीं की, वो उनके दोस्त से आखिरी समय में क्या कहना चाहती होगी।
लेकिन उस समय उनके पति ने जो मौके की नज़ाकत थी उसको समझा और तुरंत जाकर अपने दोस्त को बुला के ले आए और अपनी पत्नी के सामने खड़ा कर दिया। अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज था, यानी और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। अपने पति के दोस्त से उन्होंने जो कहा वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था। वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। तो इस तरह से क्या पता चलता है हमें कि उन्होंने अपने पति के दोस्त प्यारेलाल शर्मा जी से कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का रिश्ता जो है वो मेरे पति जैसे जो अंग्रेज़ों के गुलाम व्यक्ति हैं, अंग्रेज़ों के आज्ञाकारी हैं, उनके साथ हो। ऐसे किसी लड़के से शादी हो जो अंग्रेज़ों का आज्ञाकारी हो। मैं क्या चाहती हूँ कि जो स्वतंत्रता सेनानी हो, आज़ादी का सिपाही हो, कोई ऐसा लड़का ढूंढकर उससे मेरी बेटी का विवाह आप कर दीजिएगा, क्योंकि आप जो हैं वो खुद आज़ादी के सिपाही हैं। उन्होंने उनसे मरते समय ये वचन ले लिया, किससे? प्यारेलाल शर्मा जी से। तो लेखिका जो है वो इसी बात से नानी से बहुत अधिक प्रभावित थी कि जिस तरह से वो अपना सारा जीवन जीती रहीं, उस तरह से कौन कह सकता था कि उनके मन में आज़ादी के लिए कितना अधिक जुनून था। किस तरह से उन्होंने अपने आज़ादी का जो जुनून था वो अपने मन में पाल के रखा था, और वो कुछ और नहीं कर पाई देश की आज़ादी के लिए, लेकिन इतना ज़रूर किया कि अपनी बेटी का विवाह जो था वो उन्होंने ऐसे व्यक्ति से करवाने का वचन ले लिया जो स्वतंत्रता सेनानी हो। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। लेखिका बताती है कि इस तरह से जो वचन उन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी से लिया था, तो उन्होंने उस वचन को पूर्ण किया और उनकी बेटी का विवाह कैसे लड़के से करवाया जिसको आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया था। यानी वो पूरी तरह से आज़ादी के सिपाही थे। कौन? लेखिका के पिता, और जिनकी जेब में एक भी पैसा जो था वो जेब में नहीं था उनके। तो इस तरह के ऐसे लड़के से उनकी शादी करवा दी गई लेखिका की माँ की। अब बेचारी माँ जो थी वो कितनी नाजुक थी कि उनको खादी, गांधी जी के सिद्धांत और उनके माँ की जो आज्ञा थी उसके चक्कर में उनको खादी के वस्त्र पहनने होते थे, वो भी ऊंचे ख्याल कुछ अपने मन से और कुछ सिद्धांतों के चक्कर में, क्योंकि उनके पति जो थे वो भी अब स्वतंत्रता सेनानी मिल गए थे, तो वो खुद भी खादी के वस्त्र पहनते थे और उनको भी खादी की साड़ी पहननी होती थी। खादी की साड़ी बहुत भारी होती थी, तो वो रात रात भर जागकर उसको पहनने का अभ्यास करती थी, जिससे उनको दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जो लेखिका की दादी थी वो अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। उनको एक वजह तो ये थी कि वो उनको मानती थी, उन्हें अपनी बहू जो थी बहुत प्यारी लगती थी। दूसरी वजह ये थी कि जो बहू के पिता थे यानी लेखिका के नाना थे वो अंग्रेजी साहब थे, तो उनसे वो बहुत अधिक प्रभावित थी, इसलिए भी वो अपनी बहू को बहुत अधिक मानती थी। तो वो कहती थी हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, यानी बहुत ही अधिक नाजुक है, घर के काम करने के लायक नहीं है, और ना ही वो उनसे घर के कोई भी काम कराती थी।
क्यों नहीं की, उसकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह, बाशिंदों यानी निवासियों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। अभिभूत यानी उनसे प्रभावित थे। किससे? नाना से। जो लेखिका के नाना थे तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। नाना पक्के साहब माने जाते थे, बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएँ थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थीं। उनसे ठोस काम करवाने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। लेखिका बताती है कि जो उसकी माँ थी उनकी ससुराल में क्या स्थिति थी। तो ससुराल में उनकी सभी लोग उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे और उन प्रत्येक कार्य के लिए उनकी राय मांगी जाती थी और उसको निभाया भी जाता था। तो लेखिका के समझ में इसकी दो वजहें आई हैं। एक तो जो माँ का व्यक्तित्व था, उसके कारण ससुराल में उनको बहुत अधिक सम्मान मिला हुआ था, और दूसरी वजह ये थी कि उनके पिता जो थे वो अंग्रेजी साहब थे, तो उनके रौब के कारण भी ससुराल में उनको इतना सम्मान मिलता था। भले ही उनके पति जो थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन ससुराल में फिर भी उनके जो दबदबा था वो उनके पिता का ही था। इन दो कारणों से लेखिका की जो माँ थी उनका ससुराल में बहुत अधिक सम्मान होता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। लेखिका कहती है कि दादी को उसने कई बार ये कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं, यानी घर के काम करवाने के लिए हमारे यहाँ और भी बहुत से लोग हैं, हम अपनी बहू से काम नहीं कराते। तो लेखिका को इस जो जुमला कहती थी उसकी दादी, उसका अर्थ जो था वो बचपन में ही समझ में आ गया था। जब उसने ये देखा कि जो उसके लेखिका और उसके और भाई बहन थे, उनकी परवरिश में जो दादी थी वो लगी रहती थी और उनकी जो जेठानियाँ थीं वो लगी रहती थीं, और ख़ुद पिताजी भी। केवल माँ ही नहीं थी, माँ उनकी क्या काम करती थी, ना तो कोई घर का काम करती थी और ना ही बच्चों की परवरिश करती थी, ना ही उन्होंने भारतीय माँ की तरह कभी भी बच्चों की परवरिश की। लेखिका कहती है, पर ठोस काम ना करने का ये मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घरबार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थीं। साहवी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थीं। लेखिका कहती है कि उसने बहुत सोचा इस बारे में कि जब माँ जो थी वो घर के कोई काम नहीं करती थीं, केवल दो काम करती थीं। कौन से? एक तो पुस्तकें पढ़ती थीं और दूसरा संगीत सुनती थीं, और दोनों ही काम वो बिस्तर पर लेट के किया करती थीं। और घर की बाकी लोग जो थे वो बच्चों की परवरिश करते थे
उनका पालन पोषण करते थे और घर के सारे काम करते थे। फिर भी घर में उनको बहुत अधिक सम्मान मिला हुआ था। तो लेखिका को दो कारण समझ में आए थे। एक तो ये था कि जो उनके पिता थे वो साहब थे। दूसरा जो था उनके अपना जो व्यक्तित्व था उसमें दो बातें थी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा किसी की चुगली नहीं करती थी। एक की गोपनीय बात यानी जो सीक्रेट बात होती थी वो किसी दूसरे को नहीं बताती थी। घर के सभी सदस्य उनसे अपनी अपनी बात कहते थे, लेकिन कभी भी एक की बात दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसलिए घर में उनको इतना अधिक सम्मान मिला हुआ था। इस तरह से लेखिका ने अभी दो महिलाओं के बारे में बताया है, एक तो अपनी माँ के बारे में और अपनी नानी के बारे में। तो इस तरह से इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में आपको चैप्टर का दूसरा पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।